डियर स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम ये सेकंड टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि क्रॉप क्या है, कितने प्रकार की होती हैं और इनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। यानी फसल को बोने से लेकर और उसको स्टोर करने तक का पूरा आज जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ क्रॉप। तो हम जब एक ही प्रकार के पौधे एक खेत में उगाते हैं, when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on large scale, it is called crop। और इसके लिए अलग अलग प्रकार की हैं, जैसे कुछ धान्य फसलें जिनको सीरियल्स कहते हैं, कुछ दालों वाली फसलें हैं पल्सेस कहते हैं, कुछ सब्जियां हैं इनको वेजिटेबल्स कहते हैं, और कुछ फलों के बगीचे रहते हैं। ठीक है, फ्रूट्स। तो टाइप ऑफ क्रॉप में सबसे पहली है आपकी क्रॉप, खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है? ये जून जुलाई से बोई जाती है और जून से लेकर ये अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है, पक के तैयार हो जाती है। कौन कौन इसमें आते हैं आपको मालूम होना चाहिए। इसमें कपास है, ये कॉटन, सोयाबीन, ठीक है, आपका राइस, सोया, ये सब के सब कैसी है? ये कपास की फसल जो है वो खरीफ की क्रॉप है। और रबी क्रॉप में क्या होता है? ये नवंबर में बोई जाती हैं और लगभग मार्च आते आते ये पूरी तरह से काट के तैयार कर ली जाती हैं। तो रबी क्रॉप्स में कौन कौन आता है? रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं आपके व्हीट, ठीक है, व्हीट, ग्राम, लेंटिल यानी मसूर, ये मेनली दो चीज़ें रहती हैं आपकी, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। इसके बाद तीसरी और रहती है जायद की फसलें। जायद की फसलों के लिए किसी प्रकार के मौसम की आवश्यकता नहीं होती और वो 12 महीने कभी भी उगाई जा सकती हैं, जैसे आलू है, प्याज हैं और भी दूसरी फसलें, जायद की फसलें जो 12 महीने उपलब्ध रहती हैं। खरीफ क्रॉप की आप बात करें, द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन, इनको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है, और इसमें आ जाते हैं आपके पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप के उदाहरण हैं। रबी क्रॉप में आप देखेंगे ये विंटर सीजन की फसल है। ये जनरली नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च तक कंप्लीट हो जाती है। इसमें व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिंसीड यानी अलसी, ये सब रबी क्रॉप की फसलें हैं। तो ये मेजर क्रॉप बताई जा रही हैं कहाँ कहाँ पर ये बोई जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पूरा मैनेजमेंट किस तरह से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। इसके लिए किसान जो है वो ट्रैक्टर के द्वारा या बैलों के द्वारा जो खींचे जाते हैं, हल और बखर का उपयोग करते हैं और मिट्टी को पूरा एक नरम मुलायम बेड तैयार कर लेते हैं सीड बोने के लिए। दूसरी स्टेप में अच्छी क्वालिटी के सीड जो हैं उसमें बोए जाते हैं। तीसरा है उसमें फर्टिलाइज़र और मैन्यूर का एडिशन किया जाता है बीज बोते समय, ताकि अच्छे से सभी पौधे जो हैं वो बीज अंकुरित हों और अच्छे पौधे तैयार हों। इसके बाद उनमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना पानी के ना तो जड़ें विकसित होती हैं, ना उनमें फूल और फल लग पाते हैं, अच्छी हाइट भी नहीं हो पाती। बिना पानी की ये पौधे जीवित भी नहीं रह सकते। उसके बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ कंपटीशन देने के लिए कुछ बीड्स भी तैयार हो जाते हैं, खरपतवार। तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए या तो हाथों से उसको उखाड़ा जाता है या फिर दवा का प्रयोग, खरपतवार नाशक का प्रयोग करना पड़ता है। अब फसल आके आपकी तैयार हो गई है 6 नंबर, तो उसको हार्वेस्टर के द्वारा या हाथों के द्वारा काटकर थ्रेसर से अनाज के दाने अलग निकाल लेते हैं और जो भूसा रहता है उसको अलग निकाल लेते हैं। अब फसल आपकी आ गई तैयार। अब उसको स्टोर करने के लिए अलग अलग प्रकार के वेयर हाउसों में इंसेक्टिसाइड के साथ रख दिया जाता है, रोडेंटिसाइड के साथ, ताकि उसको कोई भी नुकसान मौसम के द्वारा, चूहों के द्वारा और फंगस के द्वारा ना हो। तो इस तरह की ये पूरी 7 स्टेप जो हैं वो क्रॉप मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें मिट्टी को पूरी तरह तैयार कर दिया गया, प्लाऊ कर दिया गया, टिलिंग कर दी और उसको बिल्कुल एकदम लेवल पे ले आए, प्लाउंग, टिलिंग और मैन्यूरिंग उपचार करके पूरा तैयार कर लिया। अब सॉइल जो है वो तैयार है सोइंग के लिए। ठीक है, अब उसके अंदर हमने क्या कर दिया, कल्टीवेटर करने के बाद सोइंग, अच्छे प्रकार के बीज जो हैं उसके अंदर हमने सीड ड्रिल के द्वारा बो दिए गए। ठीक है, ये सोइंग कहलाती है। उसके बाद
तीसरा तरीका होता है सीड ड्रिल उपयोग करने के बाद उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है ताकि अच्छे से ग्रोथ हो। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, डेफिनेशन मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की आती है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, एनपीके। एनपीके में एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब होता है पोटेशियम। सो केमिकल फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, और ये केमिकल्स होते हैं जो पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। दूसरे होते हैं नंबर 2 पर मैन्योर। मैन्योर क्या होते हैं, इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और साथ में क्या करते हैं, सॉइल को पोरस बनाते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसको उपलब्ध कराते हैं। तो इसके अंतर्गत गोबर खाद है, कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट है, ये सब जो है किसके उदाहरण हैं, मैन्योर के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपने खाद दे दिया, अब पौधे तैयार हो गए, अब उनको चाहिए पानी। तो या तो ऊपर से पानी गिर जाता है रेनी सीजन में, जैसे हमारे यहाँ अधिकतर किसान जो है वो खरीफ की फसल बरसात के ऊपर ही डिपेंड रहती है, या फिर उनको नहर के द्वारा, कुएं के द्वारा पानी की व्यवस्था की जाती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप, क्यों, ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहली चीज़ है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, दूसरा है रूट्स को बढ़ने के लिए, और थर्ड है उसको गर्म हवाओं से बचाने के लिए ये पानी की आवश्यकता होती है ताकि पौधे जलकर नष्ट ना हों। और पानी देने के जो प्राचीन तरीके हैं, ट्रेडिशनल मेथड, उसमें ये कुएं के द्वारा, ठीक है, रहट के द्वारा, चेन पंप के द्वारा और स्प्रिंकलर के द्वारा, ये तरीके जो हैं अपनाए जाते हैं। नदी, नहर या तालाब के द्वारा ये पानी खेतों में पहुंचाया जाता है। तो मॉडर्न स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन में थोड़ा सा अंतर है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या करते हैं, पाइप के द्वारा यहाँ पर स्प्रिंकलर लगा दिए जाते हैं और पानी जो है वो खेतों में छोड़ा जाता है। जबकि ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, बड़ा सा टैंक रहता है और उस टैंक से पानी जो है नली के द्वारा हमारे पौधों तक पहुँचाया जाता है। ये पौधों तक पहुँच के ये पौधे इसको ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये एग्जांपल देख लीजिए आप। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है जिसमें मोटर के द्वारा पानी निकालकर और जगह जगह पर ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिए जाते हैं। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पूरी प्लास्टिक की नलियाँ रहती हैं बारीक बारीक सी, और पौधों के पास बूंद बूंद करके पानी। इसका एक सिद्धांत है मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ड्रिप इरिगेशन में ये फ़ायदा होता है कि कम पानी में अच्छी उपज जो है हमें मिल जाती है, तो किसान को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, अब आपकी फसल जो है वो पक के तैयार हो गई, अब उसको प्रोटेक्ट करना है। पकी नहीं है अभी, बढ़ के तैयार हो गई है, लेकिन साथ में कंपटीशन हो गया है, तो अब उन बीड्स को ख़त्म करने के लिए बीडिसाइड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बीडिसाइड क्या होते हैं, जनरली केमिकल्स रहते हैं, या फिर हाथों के द्वारा उसको उखाड़ दिया जाता है, तो बाय हैंड या फिर केमिकल्स के द्वारा जो बीडिसाइड का इस्तेमाल करके इनको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो मोनोकॉट फसल है उसमें जो बीडिसाइड्स रहेंगे वो डाइकोट को ख़त्म कर देंगे, और डाइकोट वाली फसल है उसमें मोनोसाइड जो है बीड्स का काम करते हैं, मोनोकॉट्स, तो उनको ख़त्म करने के लिए बीडिसाइड डालते हैं। अब यहाँ किसान को थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए, अन्यथा क्या होता है, पूरी फसल भी नष्ट हो सकती है। थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मोनोकॉट बीट को ख़त्म करना है या डाइकोट बीट को ख़त्म करना है। ठीक है, जैसे चने का खेत है तो उसमें आपको मोनोकॉट बीट ख़त्म करना पड़ेगी, तो मोनोकॉट को बीट को ख़त्म करने वाला बीडिसाइड स्प्रे करना पड़ेगा। ठीक है, स्प्रे कर दिया, बीडिसाइड नष्ट हो गए। बीट रिमूवर भी चला दिया, खुरपी चला के या हैरो का प्रयोग करके या उसको हाथों से उखाड़ के आपने बीट को रिमूव कर दिया, क्योंकि ये कंपटीशन करते हैं फसलों के साथ। अब आ गए आप लास्ट स्टेप पर, जिसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। फसल पककर तैयार हो गई है और इसके लिए हम क्या करते हैं, हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं, या फिर हाथों के द्वारा काटकर, या मैनुअली, या फिर मशीन के द्वारा हार्वेस्टिंग की जाती है। अब फसल पक के तैयार हो गई है, ये हार्वेस्टर है, और ये बाय मैनुअल तरीके के द्वारा आपने ये फसल को हार्वेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद तैयार करते हैं स्टोरेज। स्टोर हाउस बनाने के लिए दो चीज़ें हैं, या तो वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ेगा उसमें,
बड़े बड़े हाउस बने रहते हैं जहाँ पर मौसम से सुरक्षा की जाती है, वीडीसाइड से सुरक्षा, ये इंसेक्टिसाइड से सुरक्षा की जाती है, चूहों से, रोडेंट से सुरक्षा की जाती है। तो वेयर हाउस भी दो प्रकार के रहते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल वेयर हाउस जिसमें ग्रेन को स्टोर करके रखे जाते हैं, और दूसरा होता है इसको हम बोलते हैं साइलोस। साइलोस बड़े बड़े बैग्स रहते हैं, टैंक रहते हैं जिनके अंदर ये पूरा हमारा गेहूँ जो है वो स्टोर रहता है। आपके आसपास यदि कोई साइलो हो, वेयर हाउस हो, तो वहाँ जाके आप एक बार चक्कर लगा के ज़रूर आएँ। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फूड क्रॉप मैनेजमेंट हुआ। थैंक यू।